हाँ, ठीक है। नमस्कार। संवाद के इस प्रयोग धर्मी दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत है। संवाद के इस अंक में आज हमारे साथ हैं बर्लिन से कहानीकार दीपा दिनेश नील जी। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अ, दीपा जी का परिचय मैं पढ़ता हूँ। उससे पहले बता दूं कि दीपा जी की कहानी भविष्य का इतिहास गर्भनाल के ताजा जून अंक में प्रकाशित हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्भनाल पत्रिका पिछले 19 सालों से प्रवासी भारतीयों में भाषा, संस्कृति, परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मिशन के तौर पर काम कर रही है। इसे प्रवासी भारतीयों का रचनात्मक मंच भी कहा जाता है। दीपा दिनेश नील जी मीडिया कर्मी, शिक्षाविद और रचनाकार हैं। इन्होंने आज तक और हिंदुस्तान टाइम्स में पत्रकारिता की है। फिल्मों और दूरदर्शन के लिए स्वतंत्र लेखन के बाद आपने एनआईएफटी में शैक्षणिक अनुभव प्राप्त किया। इनकी लेखनी समसामयिक विषयों और फिल्म समीक्षाओं पर केंद्रित है और आप वर्तमान में बर्लिन में एक थिएटर समूह व ऑडियो प्ले के संचालन में सक्रिय है। दीपा जी, जी, गर्भनाल के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं दीपा जी से रचनात्मक संदर्भ में बात शुरू करूं, उससे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो गर्भनाल के परिचय के बारे में थोड़ा सा बताएं। गर्भनाल से मेरा परिचय कैसे हुआ? जी। हाँ, ये मैं जब बर्लिन आई तो लिखना मैंने छोड़ा नहीं, और यहाँ के लोगों से संपर्क चाहा कि यहाँ जितने जितने लोग इस कार्य में जुड़े हैं, लेखन संबंधी या पठन पाठन संबंधी, तो उसी सिलसिले में मेरी मुझे हाइंज वेस्लर जी का परिचय मिला, और उनसे मेरी बात हुई। तब उन्होंने मुझे गर्भनाल के बारे में बताया। इसके पहले मुझे पता नहीं था, और उन्होंने मुझे कहा देखने के लिए, और अगर मैं कुछ भेज सकूं इसके लिए। तो मैंने देखे उसके अंक, और मुझे काफी रोचक लगा। और तब मैंने तो शुरू में कहानी सोचा भी नहीं था। मैं तो मुद्दों पे लिखना चाहती थी। फिर कहानी का हुआ कि चलो ठीक है, कहानी लिखते हैं। ये कहानी मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार कोशिश करूं इसे प्रकाशित करने की। जी। अच्छा। नहीं, आपने। और और मैं बताना चाहूंगी कि गर्भनाल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। कर रही है कहना चाहिए मुझे, इस तरह से कि यहाँ पे मैं देखती हूँ, जैसे बर्लिन में आई हूँ, लोग घरों में हिंदी में बोलते हैं, बच्चे इंग्लिश में जवाब देते हैं या जर्मन। अब तो जर्मन यहाँ पे सीखना मैंडेटरी है, तो सीखते हैं। तो और माता पिता की बहुत ज्यादा वो एक तरह से कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे हिंदी से बिल्कुल अम, छूट चुका है हिंदी उनसे। तो मुझे इनफैक्ट बोला गया है कि अगर मैं कुछ हिंदी में शुरू करूँ, कोई मैगजीन यहाँ पर बच्चों के लिए खास करके, ताकि बच्चे उनसे कुछ भाषा कम से कम सीख सकें, तो मेरे ख्याल से गर्भनाल जो काम कर रही है वो काबिले तारीफ है। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत संक्षिप्त में हमारे मंतव्यों को उल्लेखित किया। और निश्चित तौर पर गर्भनाल की शुरुआत भी 2006 में ऐसे ही हुई थी, जब अमेरिका में हमारे मित्रों ने कहा कि हमारे बच्चों को घर में भाषा का कैसे को परिचय करवाया जाए। वो एक अलग कहानी है। पर आज का यह एपिसोड, आज का यह अंक आपकी कहानी को के संदर्भ में है। तो मैं आपकी कहानी से एक बहुत छोटा सा अंश पढ़ना चाहता हूँ। जी। वो यूं है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवों में मनुष्यों को मैंने सबसे अधिक स्नेह दिया था। वे सबसे सक्षम थे, अतः उन पर सबसे अधिक जिम्मेदारियां थीं। कालांतर में न वे सक्षम ही रह सके, न जिम्मेदार।
एक लेखक के तौर पे, एक कहानीकार के तौर पे, जब ये संवाद आप लिख रहे हैं, तो हम्म। अ, आप बताएं, आप ही बताएं कि ये कहना क्यों पड़ा आपको। हम्म, मनुष्य, अ, मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि हम मनुष्य जाति जो है उनको वास्तव में सबसे ज्यादा ताकत कहना चाहिए, ताकत मिली है इस प्रकृति से, कि वो सब कुछ का इस्तेमाल करना जानते हैं। वो जानते हैं कैसे खेती करना है, कैसे खाना बनाना है, कैसे वस्त्रों का निर्माण करना है, वो सब कुछ जानते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने टेक्नोलॉजी भी का भी आविष्कार किया। टेक्नोलॉजी बहुत सारे आए नए नए। आज के बच्चों में मैं देखती हूँ वो लिखना उन्होंने छोड़ दिया है। वो अब कंप्यूटर पे पेन से लिखते हैं। वो उसका जो आई पेन हो गया, या मतलब लिखने में भी उनको कोफ्त आती है, वो लिखना नहीं चाहते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है शायद धीरे धीरे ये कहीं लिखना ना भूल जाए। टाइप करेंगे या पता नहीं आगे क्या होने वाला है। तो जितनी सक्षमता उनमें है और वो जिस तरह से उसको यूज कर सकते हैं वो नहीं करते हैं। और उनकी समझ भी उन्होंने ऐसे विकसित कर ली है कि वो विलासिता की तरफ, या मेरे लिए क्या, सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं। प्रकृति के हिसाब से नहीं सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बस यही सोचते हुए मुझे लगा कि जैसे पावर का जिसको कि आप अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं यूज कर रहे हैं। सॉरी, मेरे पास हिंदी के शब्द मुश्किल से आते हैं। मैं जब नहीं, मैं बोल रही हूँ तो हिंदी के शब्द हों या किसी और भाषा के शब्द हों, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे विचारों की ठीक से अभिव्यक्ति होना चाहिए, जो कि हो रही जी है। इसलिए आप जी। उसमें किसी तरह का संकोच न करें। मैं बार बार तो आपकी कहानी जो है उस पर लौट रहा हूं, क्योंकि इधर जी लंबे समय से ऐसी प्रयोग धर्मी कहानी मैंने नहीं पढ़ी है। एक गर्भनाल जी की बहुत ही सम्मानीय लेखिका हैं कमला दत्त जी। जी मैंने उनकी कहानियों में अ, एक तरीके का अ, जो धाराएं हैं, या जो एक तरीके की अ, धारणाओं को तोड़ने का जो काम है, वो कमला जी बहुत ही सटीकता से करती हैं। मैं जी उनका जी। नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनकी एक बहुत कमाल की कहानी है, अच्छी औरतें। हाँ। अब अच्छी औरतें मतलब आधुनिक समय में अभी भी दुनिया कहाँ जा रही है और संसार में किस तरह की चीजें हो रही हैं। लेकिन कमोबेश पूरी दुनिया में स्त्रियों को लेके अभी भी थोड़ी पुरातन धारणाएं विद्यमान हैं, और किस तरह की चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो कमला जी जी मतलब कृष्णा सोबती के बाद और भी बहुत सारी महिला लेखिकाएं हैं जिनने इस धारा को आगे बढ़ाया है, हमारी समाज की पिछड़ी धारणाओं को तोड़ा है। पर आधुनिक समय में बहुत सारी हैं, उनके नाम लेना, कहानीकारों का नाम लेना मेरे लिए संभव नहीं। लेकिन आपको मैंने आप लंबे समय के बाद एक ऐसी चुनौतीपूर्ण विषय पे कहानी आपने लिखी है कि जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पहली बात तो ये बिल्कुल है प्रकृति बिल्कुल। और पर्यावरण, ये ऐसा द्वंद्व है जो हमारी आधुनिकता के सामने खड़ा हुआ है। हम जितने आगे बढ़ रहे हैं ये द्वंद्व और बड़ा होता जा रहा है। हम अगर पीछे चले जाएंगे तो ये जो समस्या है ये और सिमटती चली जाएगी। तो ये विकास के विरोधी अवधारणा जो है, तो अब हम्म। आपने इस कहानी के जरिए हमारी जो विकास की अवधारणा है उसके ऊपर प्रश्न पैदा किया है, जहां तक मैं समझता हूं। तो जी आपने जी भविष्य का इतिहास इसका शीर्षक रखा है। तो मैं चाहता हूं आप पहले तो शीर्षक के बारे में बताइए कि इस शीर्षक के जरिए आप क्या कहना चाहती हम्म, अ, भविष्य के का इतिहास के कई नोशन मुझे लगे हो सकता है। एक तो भविष्य का इतिहास वर्तमान भी होता है। अ, वर्तमान भी भविष्य के इतिहास में आएगा। लेकिन मैं चाह रही थी कि
आने वाला कल के लिए ये जो बीता हुआ कल है वो कैसा होगा, और उसके उसके अगर विवेचना की जाए तो क्या क्या सब सारी संभावनाएं निकलेंगी। वह सोच करके मैंने इसका ये शीर्षक रखा कि आने वाले कल में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हम क्या सारी गलतियां और कितनी सारी चुनौतियों को हमने कैसे डील किया, हमने उसके बारे में कैसे विचार किया। यही सोच करके मैंने इसको रखा। कि भविष्य में अगर हम आज की तरफ देखें, या भविष्य का इतिहास कहने से मेरा तात्पर्य है पूरी मानव जाति का इतिहास। जो हम्म। कल को अगर हम ना भी रहे तो हमारा इतिहास कैसे लोगों तक, या कैसे याद किया जाएगा। जी। हाँ, नहीं आपने सही कहा। मैं एक चीज और बड़ा मुझे रोचक लगता है कि हम सभी जी। जानते हैं कि यह संसार जो है प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से बना हुआ है। तो आपकी जो बिल्कुल। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, एक है ब्रह्मांड और एक है सृष्टि। तो क्यों जी। आपको ऐसे लगा कि ये संवाद को बनाने के लिए इन दो चरित्रों को रखना चाहिए सटीकता से? हम्म। क्योंकि ब्रह्मांड की जो हमने कल्पना की है वो यह है कि सब कुछ ब्रह्मांड में है। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। और हमारी कल्पना में ब्रह्मांड बहुत विस्तार है। कहिए कि शायद अगर एक ईश्वर ईश्वर की कल्पना को अगर हम एक सेकंड के लिए झुठला दें तो ब्रह्मांड वो है जिसमें सब कुछ निहित है हमारी हम्म। कल्पना के अनुसार। हम्म। तो मैं चाहती थी कि अगर ब्रह्मांड से सब कुछ निकला है, ब्रह्मांड के जो खगोलीय एक्टिविटीज हुए हैं उनसे जो हमारा जन्म हुआ है, पृथ्वी निकली है, उसमें हमने जीवन पाया, तो वो अगर देखेगा इस संसार को, वो कैसे देखेगा और वो किससे बात करेगा। तो शायद उसने सृष्टि को जिम्मेदारी दी होगी कि सृष्टि तुम निर्माण करो। और आज के इस हालात का ये दोनों जायजा ले रहे हैं कि पृथ्वी जहाँ पे हमने जीवन उत्पन्न किया एक ही जगह है, ज्ञात अभी तक एक ही जगह है, तो वहां की ये दुर्दशा जो हो रही है, पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है। तो उस पे मुझे लगा कि बात होनी चाहिए। और लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि हम छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं घर में। बिजली का इस्तेमाल कम करके, पानी का इस्तेमाल सही तरीके से करके, बहुत छोटी छोटी शुरुआत अगर हर घर से हो तो काफी बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन लोग इसको, मुझे लगता है शायद इतने आसानी से उपलब्ध है ये लोगों के पास आज, कि इसकी महत्ता लोग नहीं समझते हैं। और इस पे बात होनी चाहिए, कम से कम उनके दिमाग में जाना तो चाहिए कि जो तुम्हें बहुत आसानी से मिल रहा है वो इतना भी आसान नहीं है, और इसकी कदर अभी नहीं करोगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी को शायद कुछ ना हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी इससे पीड़ित हो सकती है। हम्म। तो आपको भरोसा है कि एक कहानीकार के तौर पे आपने जो ये रोचक प्रयोग किया है, ये संवाद किया है, जी। 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 मुझे लगता है कि आपकी गहरी आस्था है इस विचार में कि ऐसा कह के शायद लोगों में जागरूकता पैदा होगी। सोचेंगे तो कम से कम, मुझे तो लगता है कम से कम एक बीज आएगा उनको कि अ, ऐसा हो सकता है क्या अगर ऐसा हुआ। क्योंकि अ, देखा जाए तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं, या हम सोचते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें बहुत बड़ा नाम कमाना है, हमें ये उपलब्धि करनी है। लेकिन अगर कुछ नहीं रहा तो आपके अस्तित्व कहाँ गया। और अगर वो है ही नहीं तो जो रहेगा उसके लिए तो कम से कम हमें सोचना चाहिए। तो ये बहुत ही वाइल्ड आइडिया था, मुझे भी लगा कि क्या पता लोगों को पसंद आए कि ना आए, लेकिन मुझे लगा जरूरी बात है, कहनी चाहिए। और विचार आते गए और बस मैं लिखती चली गई। हाँ। एक और बड़ा एक और टुकड़ा है छोटा सा, मैं पढ़ता जी। हूँ।
कि जी भविष्य में यह प्रश्न बार बार दोहराया जाएगा, मगर जी सृष्टि के पास फिलहाल इसका कोई उत्तर नहीं है। हो हो भी तो सृष्टि अपना पक्ष रख सकती है, मनुष्यों का पक्ष रखने कौन आएगा? उनका तो समूल जी नाश हो चुका है। जी। तो हाँ जी। ये हाँ, क्योंकि उपलब्धियां मनुष्यों ने कम नहीं की हैं। और उपलब्धियों से मेरा मतलब है ऐसे कई सारे फाइंडिंग्स हुए हैं, खोज, डिस्कवरीज कहना चाहिए, जो कि मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए ही हुए। जैसे खेती करना, खेती, फार्मिंग जो है वो, इससे पहले लोग शिकार करते थे जंगल में, पशुओं को मार के उनका मांस खाते थे। फिर आग, फिर खेती, और खेती के बाद फिर उन्होंने अनाज उपजाना शुरू किया। लोगों को पता चला कि ये भी एक जरिया है पेट भरने का। फिर ये, मुझे लगता है कि हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि हमें भोजन मिले, हमें रहने को एक छत मिले, और समय, वातावरण या मौसम के अनुसार हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके लिए वस्त्र हो। तीन जरूरी चीजें हैं। उसके अलावा जो भी है वो हमने खुद का बनाया हुआ है। वो उस उसको हम, उसको कहते हैं, हमने अपना भ्रम बना लिया है कि हम, मुझे लगता है जैसे अब मैंने उसमें एक और भेजा है कि हम तो चांद तक चले गए, या हम तो मून तक, मंगल ग्रह तक चले गए। उस खोज को सिर्फ खुश होकर के हमने जान लिया है कि हमारे पृथ्वी के बाहर क्या है। इसके अतिरिक्त उसका उसका क्या इस्तेमाल है, जो कि हमारी मानव जाति को या प्रकृति के साथ जो हमारा सामंजस्य बनाए, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है कि हमने ये कर लिया है, और हम इसको लेकर के बहुत आशावान रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। अभी चर्चा हो रही है कि हम मून पे लैंड लेंगे, हम मंगल पे जमीन लेंगे। लेकिन वहां रहने के लिए तो कंडीशंस है ही नहीं। तो हम कंडीशन साथ में लेके जाएंगे, और जब तक हमारे कंडीशंस हमारे साथ रहे, हम वहां रहेंगे और वापस आएंगे। आ, पता नहीं हम कैसे करेंगे ये, वो भी देखने वाली बात होगी। और पृथ्वी कम पड़ रही है लोगों के लिए, पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि अब पृथ्वी से लोग कल्पना कर रहे हैं कि हम बाहर के ग्रहों में जाके रहेंगे। आ, मुझे नहीं पता कि इससे हो सकता है हम बाहर का ग्रह भी दूषित कर दें जैसे एक हमने यहाँ किया है इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि जी ये पृथ्वी सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, सारे मनुष्यों की जरूरतें, सारे जीवों की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन मनुष्य की जो लिप्सा है उसके महत्वाकांक्षा लिए हाँ, उसके लिए बिल्कुल ये पृथ्वी बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी कहानी का जो केंद्रीय विषय यही है कि कैसे जी मनुष्य ने इस पृथ्वी की जो दशा कर दी है उसको जी लेके ब्रह्मांड और सृष्टि आपस में संवाद कर रहे हैं। तो ये जी जो बिल्कुल। आपने इसके लिए कोई तैयारी की, कैसे आपके को लगा कि ये इतना? नहीं नहीं, मैं बताऊं तो तैयारी नहीं की मैंने इसके लिए कुछ भी। ये अभी कुछ साल, मुझे लगता है एक साल हो रहा है, यूएस में जो आग वाली घटना घटी थी, हम्म, जहाँ पे बहुत, बेवर्ले वैली, मुझे हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स वहां रहते थे, बहुत नामी गिरामी हस्तियां वहां रहती थी। और उस वो जो आग लगी थी वहां पे, उनके बहुत सारे उनके घरों को तबाही हुई, और उन्हें रातों रात घर छोड़ के जाना पड़ा। तो जब मैंने ये देखा कि वो लोग सबसे ज्यादा संपन्न माने जाते हैं, संपन्न, द मोस्ट रिच पीपल इन द वर्ल्ड में, वो वहां लोग रहते हैं, वो उस एरिया में। और उनको भी वो अब संपत्ति छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि प्रकृति ने आग लगा दी वहां और वो नष्ट हो गया। वो किसी मनुष्य का नहीं किया था, वो प्रकृति का था। तो मुझे लगा कि हम कितने लाचार हैं। और यहाँ से ना मुझे वो बातें बहुत दिनों से दिमाग में थी, लेकिन ये सीड मुझे लगता है शायद वहीं से आया होगा कि हम
कितना कुछ उस कुछ घरों के मैंने वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंट्री या न्यूज में, कि अरबों की संपत्ति से खड़ा खड़ा किया वो घर अब राख हो चुका है। हम्म। तो हमने सारी अपनी पूंजी उसमें लगा दी, और अभी वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो कितना कितना बड़ा कितनी बड़ी ये विडंबना है, या कितना बड़ा विरोधाभास है। हम कमा रहे हैं, हम अच्छे से रहें, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हों, विलास करें, हम उस भोग करें, और प्रकृति ने चाहा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं, हम्म। और बता दिया कि नहीं, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। हम्म। तो यहाँ से शायद ये सीड आया था मेरे अंदर, कि मैं मुझे लगा कि कितन वहीं पे मैंने सोचा कि हम कुछ नहीं है, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, और होता वही है जो होना होता है। इससे तो मैंने जुड़ी उनको एक और लिखा है। बात है, मुझे अभी जी अचानक से याद आ रहा है। आप जी यूरोप में, यूरोप के विकसित देश में हैं, जी और जी ऐसा माना जाता है और सच भी है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन जो उत्सर्जन का जो मामला है, तो पश्चिम जी की जी देश सबसे ज्यादा उसमें अगुआ है कार्बन को उत्सर्जन करने में। उनकी जो जी जीवन शैली है, जो भी, तो उनको लेके आप जैसे बर्लिन में आप हैं, वो पश्चिम के देशों में भी आप कई देशों में घूमे, देखा होगा आपने। उनको जी। वहाँ आम जो समाज है, आम जो आदमी है, उसको किस नजर से वो देखते हैं इस मुद्दे को? हम्म, यहाँ आपको बहुत ताज्जुब होगा, बर्लिन जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पे बहुत हरियाली है, बहुत पेड़ पौधे हैं, और हर एक पेड़ पे की नंबरिंग की हुई है। हर एक पेड़ को एक नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे पेड़ काटना इलीगल है, आप नहीं काट सकते हैं बिना सरकार की परमिशन के। और आपको सूचना देनी होगी कि आप काटना चाहते हैं, कारण देना होगा क्यों काटना चाहते हैं, और अगर आपको परमिशन मिले तभी काट सकते हैं, वरना वो फाइन लगाते हैं, और बड़ी सजा है उसके लिए। तो इन्होंने पर्यावरण के लिए तो काफी कुछ गवर्नमेंट के हिसाब तरफ से बहुत कुछ। यहाँ जो खाली जमीनें हैं वहाँ कुछ साल पहले यहाँ मधुमक्खियां कम हो गई थी। तो मधुमक्खियों को बढ़ाने के लिए इन्होंने लैंड रखा हुआ है, और आम जनता से आग्रह करते हैं कि आप सीड खरीदें और उन फील्ड्स में जाके डालें, ताकि वहां फूल हो और मधुमक्खियां आए। तो हम जाते हैं, हम खरीदते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं वो सीड, और हम जहां भी चलते रहे वो सीड डाल दिया, और वहां मधुमक्खियों को लाते हैं। तो मुझे लगता है कि समस्या सबको दिख रही है, और ग्रीनरी जिस तरह से है, इन्होंने काफी हद तक बर्लिन में, खास करके मैं देखूंगी बर्लिन के आउटस्कर्ट्स में जिधर मैं रहती हूँ, ये समझ लीजिए जैसे दिल्ली और नोएडा या गुड़गांव हो गया, तो हम गुड़गांव या नोएडा में रह रहे हैं, और बर्लिन दिल्ली हो गई। तो इन्होंने बहुत मैंने कहा, हम पेड़ों के नंबर हैं, और उनको हम काटना असंवैधानिक है, या हम काट नहीं सकते। तो अम, करते हैं फिर। फ्यूल भी यहाँ पे गाड़ियों में ज्यादातर इलेक्ट्रिक कार चलती हैं, और नेचुरल गैसेस चलते हैं। तो पेट्रोल और डीजल भी बहुत कम है यहाँ की सवारियों में। तो बहुत हद तक कंट्रोल तो करते हैं। हम्म। जागरूकता आ किया है रही है। इन्होंने, हाँ। जागरूकता आई है जी, बिल्कुल। हम्म। अब मैं इस संवाद को थोड़ा सा दूसरी तरफ ले जाता हूँ जल्दी से। जी बिल्कुल। जी। ऐसा ऐसा माना जाता है, मैं पिछले हाँ। 2 दशक से प्रवासी भारतीय जो साहित्यकार हैं, उनकी रचनाओं से वाकिफ होता रहा हूँ। अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। एक आम धारणा है कि भारत से बाहर रहने वाले साहित्यकार समसामयिक हिंदी साहित्य से लगभग अनभिज्ञ रहते हैं। तो हम्म। अनभिज्ञ रहते मतलब पढ़ने की जो वृत्ति है उनकी कम है। तो आप इस बात से कहाँ तक इत्तेफाक रखती हैं? मुझे आजकल तो पढ़ने की वृत्ति सभी में कम है। भारत में भी लोग मतलब
मैंने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च किया था, जिसमें मुझे पता चला कि रीडरशिप, क्योंकि मैं पत्रकारिता से हूँ तो पत्रकारिता की तरफ भी मेरा झुकाव रहा है। रीडरशिप सरप्राइजिंगली बहुत घटा है हर जगह, ग्लोबली बहुत घटा है और भारत में भी। तो अखबार पढ़ने वाले अब नहीं हैं, मैगजीन्स अब जो लिया करते थे, कई सारे मैगजीन्स बंद हो चुके हैं, अखबार बंद हो चुके हैं। साहित्य, हम लोग नंदन को बहुत मिस करते हैं, नंदन जो आती थी। और तो पढ़ने वाले लोग कम है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ने में रुचि है, वो हर जगह पढ़ लेते हैं। यहाँ भी जिस ग्रुप से पहले तो पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, और ये सिर्फ क्योंकि हम साहित्य की दुनिया से जुड़े हैं, हम जानते हैं उन लोगों को जो पढ़ रहे हैं। लेकिन आम जनता, मैंने कहानी अपनी भेजी है, मुझे 4-5 जगह से रिप्लाई आया कि बहुत अच्छा है, बाकी लोगों ने पढ़ के बताएंगे, और वो पढ़ के बताएंगे कब आएगा पता नहीं, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, ये जानते हुए कि आपके अपने ने कुछ लिखा है। अ, उनको समय निकालना होता है, और ये जो मोबाइल और रील और शॉर्ट्स का जमाना आ गया है, उसमें लोग वैसे भी पढ़ने से बहुत कतराते हैं। तो बहुत ये भी एक विषय है जिसपे मैं बहुत अ, गंभीरता से सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले जनरेशन को पढ़ने की तरफ कैसे प्रेरित किया जाए, उस पे भी कुछ प्रयोग होने चाहिए, उसके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हम पुस्तकों की ओर ले चलें। और मुझे लगता है पढ़ने से बेहतर आपका ज्ञान वर्धन कुछ और नहीं कर सकता है। एक तो है आप स्वयं अनुभव करें, और दूसरा है कि दूसरों के अनुभवों से सीखें। तो ये जो लिखित जो सामग्री है, वो दूसरों के अनुभव वो डालते हैं अपने कहानियों में या लेखों में, तो वो जरूरी है पढ़ना। और उसकी तरफ ले जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो, मैं कोशिश में हूँ कि उसके लिए भी कुछ प्रयास करूं जी। हम्म। आपने सही कहा। पढ़ने की जो आदत है वो कमोबेश हमें फिर से उसी की तरफ लौटना पड़ेगा। और बिल्कुल। अब वो कब होगा पता नहीं, जब अति हो जाएगी किसी भी चीज की तो ऐसा होगा। और जल्दी हम्म। से मैं ये बता दूं कि आप आपकी कहानियों के अलावा आप कविताएं भी लिखती हैं। तो आपने ऐसा बताया था कि हाँ, मैं मैं कविताएं मैं बहुत एक्सपेरिमेंटल कहूंगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल कविता के लिखने की प्रक्रिया जो, या उसमें जो उसका जो साइंस है, मुझे नहीं पता है कविता लिखने की। लेकिन जैसे कोरोना आया था तो मैंने लिखा था, या देशभक्ति पे कभी कुछ ऐसा होता है जब जज्बात बहुत अ, उमड़ जाते हैं, तो मैं उनको कविताओं में ढाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने लिखे हैं बहुत। फिर कुछ दिनों पहले जब निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त भी मैंने लिखा था कुछ, कि कैसे स्त्रियों को कैसे देखती हैं ये पुरुष की नजरें, और वो वो उस वेदना को मैंने लिखा था। तो कहाँ, जब जब बहुत ज्यादा कुछ असर कर जाता है दिमाग पर, तब मैं लिख लेती हूँ जी। समय अब ज्यादा नहीं है, तो मैं आपसे गर्भनाल के पाठकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गर्भनाल के पाठकों के लिए तो मैं यही बोलूंगी कि पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है पढ़ने से बेहतर ज्ञानवर्धन के लिए और कुछ भी नहीं है। पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ने से ही मुझे लगता है लिखने का या समझ हमारी जो है वो विकसित होती है। और गर्भनाल क्योंकि हमें विश्व के समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी से जोड़ के रखती है, क्योंकि हम हर विश्व के हर कोने से लेखक यहाँ आते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हर कोने को जानने का ये जो जरिया है, या उनसे जुड़ने का जो ये जरिया है, ये गर्भनाल, उससे जुड़ना बहुत ही अच्छा है, उसको पढ़ना भी जरूरी है। और आपके लेख बहुत ही रोचक होते हैं, मैंने पढ़े हैं आपके लेख। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत
साधुवाद कि आप इतना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। और 19 साल तक इसको रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत धन्यवाद। अब कुछ एक आधी 1 डेढ़ मिनट है, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हिंदी के जी। अलावा जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, आप जी। उनमें क्या कुछ नया पाती हैं? दूसरी भारतीय भाषाएं नया, मैं हिंदी पढ़ती हूँ, और मेरी बोली मैथिली है। अच्छा। तो जी, तो आश्चर्य होगा कि मैथिली मैं बोल लेती हूँ, लेकिन मैथिली लिखने मुझे नहीं आता है। मैंने मैथिली लिखना नहीं सीखा है। हम्म। पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैथिली के बहुत पुराने बुक्स अवेलेबल हैं। और बाकी मैंने दूसरी भाषाओं के पुस्तक उस भाषा में तो नहीं पढ़ी है, लेकिन अनुवाद पढ़े हैं। अंग्रेजी के अनुवाद पढ़े हैं पुस्तकों के। तो अभी तो फिलहाल मैं इस पे नहीं टिप्पणी कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने रीसेंट कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी के अलावा। तो हिंदी का अभी ताजा जी, कोई पुस्तक आप पढ़ रहे हैं? मैंने अभी हम्म। अभी मैं हिंदी का नहीं है वो, लेकिन मैं अभी पढ़ रही हूँ जे साईं दीपक की इंडिया दैट इज भारत। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप में आई जी, दीपा जी इस मंच पे, मैं आपका बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। रिकॉर्डिंग रोक दी आपने?